प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं और इन इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य को किस प्रकार से लिखा गया है, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन करने वालों में बहुत से विद्वानों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसी परंपरा में हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दासे ने किया था। इसके बाद इसी परंपरा को शिव सिंह सेंगर ने और फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इसके बाद में श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा इसके बाद अन्य कवियों ने और विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्राय यह माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है, वो काल विभाजन यानी सभी लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए इतिहास को सही मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, वो काल विभाजन इन्होंने संवत 1050 से लेकर के और जब तक वो जीवित थे तब तक 1927 तक ईस्वी तक इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था। लेकिन इस प्रकार का जो काल विभाजन था, वो काल विभाजन करने के बाद हिंदी साहित्य का बहुत सारा साहित्य इससे वंचित हो जाता है। तो इसलिए जो विद्वान थे, जो आचार्य थे, उन लोगों ने यह टिप्पणी करी, उन लोगों ने यह कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वो एकदम से सही है, तर्कसंगत भी है, लेकिन इससे पूर्ववर्ती बहुत सा साहित्य जैसे नाथों का साहित्य है, सिद्धों का साहित्य है, जैनों का साहित्य है, बौद्धों का साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है, पुरानी हिंदी है और उससे पहले तक का भी जो हिंदी के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, उनका साहित्य छूट जाता है। तो इसी परंपरा में कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, नगेंद्र है, धीरेन्द्र वर्मा है, इन लोगों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार इनका काल विभाजन किया। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 1000 से लेकर के और आधुनिक काल तक किया। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को, जब पुरानी हिंदी थी, अपभ्रंश साहित्य था, तो वो अपभ्रंश साहित्य यानी पहले से ही चला आ रहा था। तो 500 अगर प्राकृत भाषाओं की बात करी जाए तो प्राकृत भाषा में प्रथम प्राकृत काल था, जिसको 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी सन तक माना जाता है। तो वो प्रथम प्राकृत काल था। द्वितीय प्राकृत काल 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक जो चला था वो द्वितीय प्राकृत काल कह सकते हैं। तृतीय प्राकृत काल 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक मान सकते हैं। तो तीनों प्राकृत काल में जो साहित्य लिखा गया था, उस साहित्य को हिंदी साहित्य से दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें कुछ रचनाएं सम्मिलित करने के बाद में ही सरहप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना था। कुछ लोग पुंड्र नामक कवि को मानते हैं, कुछ स्वयंभू को मानते हैं, लेकिन वो तृतीय प्राकृत काल में थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो 669 ईस्वी में विद्यमान थे, महाराष्ट्र के निवासी थे और अपभ्रंश के कवि थे। तो अपभ्रंश का बहुत सारा साहित्य अगर हिंदी साहित्य में मिला दिया जाए
और उसके जैसे कवि हैं, अपभ्रंश के कवि सरप्पा है, कणप्पा है, लुइपा, सिद्ध कवि भूसक। अगर और गहन अध्ययन किया जाए तो उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो उनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है और भी हमारे सामने आ सकता है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विद्वानों ने काल विभाजन किया है, वो काल विभाजन बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके पहले सबसे पहले सर्वप्रथम अगर प्रयास करने वाले थे तो गारसा दैतासी थे। गारसा दैतासी के बारे में कहा जाता है कि प्राप्त जो सूचनाएं थी उनके अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम गंभीर प्रयास फ्रेंच विद्वान यानी फ्रेंच विद्वान था गारसा दैतासी ने किया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी यानी नामक ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित किया था। दूसरा 1847 ईस्वी में तथा जिसका संस्कृत में सन 1871 में अनुवाद प्रकाशित हुआ था। तो वो सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, वो इतिहास लिखने का प्रयत्न सबसे पहले गारसा दैतासी ने किया था, जो फ्रेंच विद्वान था। और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी यानी फ्रेंच भाषा में ही दिया था। तो उसके बाद में अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा लेखन करने वाले थे शिव सिंह सेंगर। इन्होंने सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना करके गारसा दैतासी की परंपरा को आगे बढ़ाया था। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का ये दूसरा प्रयत्न किया था, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन को हम मान सकते हैं। इन्होंने सन 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया, जिसे सही अर्थों में साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। अगर इसके बाद में देखा जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों में मिस्र बंधुओं का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिनमें श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हिंदी साहित्य में मिस्र बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में लिखा था। वो भी सही अर्थों में यानी आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक इनका साहित्य का इतिहास का काल विभाजन है। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया था। 1929 ईस्वी में शुक्ल ने इसे लिखा था। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन यानी संवत 1050 से 1900 संवत तक, अर्थात उन्होंने वीरगाथा काल इसको माना था पहले काल को। और वीरगाथा काल के बाद में भक्ति काल, भक्ति काल के बाद में फिर रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में जब आधुनिक काल आया और 1927 में इनकी मृत्यु हो गई, तो उस समय तक उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, वो इतिहास थोड़ा सा कम था। तो विद्वानों ने सरहप्पा को जब हिंदी का प्रथम कवि माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास की जो समय सीमा निर्धारित की थी, उसको इन्होंने भी 669 ईस्वी में जब सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना, तो इन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया था। अब इसके बाद में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वालों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र का ऋतिकालीन की भूमिका, पंडित परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य,
डॉक्टर मोतीलाल नेहरिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य आदि इतिहास ग्रंथ बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं, जिसका गहन अध्ययन करने के बाद में हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की काल सीमाएं निर्धारित दिखाई देती हैं। और यह भी माना जाता है कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हिंदी प्रांत था, जिसको हम मानते हैं आज राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है और महाराष्ट्र तक ही हिंदी भाषी क्षेत्र था। तो इस हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, वो विकास और इसका जो काल विभाजन था, वो काल विभाजन करके हमारे हिंदी साहित्य के विद्वानों ने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया था। और माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था, उस काल विभाजन को तो अधिकतर विद्वानों ने आंख मूंद करके ही स्वीकार कर लिया था। और जब आज भी यानी बड़ी कक्षाओं में जब हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की बात की जाती है, तो सबसे ज़्यादा अगर खरीदा जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। कुछ डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखित है हिंदी साहित्य के इतिहास, उसको ही स्वीकार किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से, जैसे मान लीजिए हर्षवर्धन का जो काल था, उस काल तक आते आते हमारे यहाँ हिंदी भाषा का उद्भव होने लगा था। और जिसको कुछ विद्वान अपभ्रंश की भाषा भी मानते हैं और इस अपभ्रंश का ही दूसरा नाम पुरानी हिंदी मानते हैं। तो वहाँ से संधि काल, कुछ लोग इसको संधि काल कहते हैं कि पुरानी हिंदी थी, अपभ्रंश हिंदी थी और आधुनिक हिंदी थी। तो वो जो काल है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद में जो हिंदी का काल था, जो हिंदी हमारे भागों में विभक्त हुई, तो वो काल सबसे इम्पोर्टेंट काल था। और इसको लिखने में इन विद्वानों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उन इतिहास ग्रंथ में कौन से काल को लिया गया और इस काल की कौन सी सामग्री थी, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और अगला जो अपना व्याख्यान होगा, उस व्याख्यान में मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख विद्वान हैं और इन विद्वानों द्वारा यानी किन किन सामग्रियों का उपयोग करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तब तक के लिए इतना ही।